भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश राणा के कार्यालय पर बीती रात फतेहपुर सीकरी से लगातार 2 बार से सांसद राजकुमार चाहर का फूल मालाओं और नोटों की मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। राजपूत समाज की ओर से सम्मान का प्रतीक माना जाने वाला साफा भी भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सामाजिक नेता सुभाष अटाली, टीम गौरव गौतम के प्रमुख सदस्य जेपी पाठक, अजय राणा, जिला परिषद फरीदाबाद के वाइस चेयरमैन धर्म सिंह सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजक मुकेश राणा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने जो स्वागत किया है वो निश्चित रूप से यादगार है। राजकुमार चाहर जिंदाबाद, राजकुमार चाहर जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय मोदी जी जिंदाबाद, आदरणीय योगी जी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, चौधरी राजकुमार चाहर जी जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे भारत रत्न हैं, संविधान के रचयिता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान समारोह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज जो कुसक गांव है, तो कुसक गांव में गए थे। जिलाध्यक्ष विपिन हमारे बैसला जी ने आयोजन किया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक सम्मान का अभियान जो चल रहा है, उसमें एक सभा थी कुसक गांव में, उसी में आज आना हुआ था और एक बड़ी मीटिंग वहाँ हुई कुसक में। तो वहाँ से अभी वापसी में हम लोग आए हैं और यहाँ मुकेश जी, हमारे जो राणा जी, मुकेश राणा जी के निवास पर अभी सभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। यही है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी को साथ लेके चलकर भारत 2047 तक विकसित बने, ये संकल्प जो मोदी जी ने लिया है, उसी के लिए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं और देशवासी भी इस प्रयास में लगे हैं। जैसे कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का माहौल उड़ा रही है, और कल अमेरिका में भी राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग में गड़बड़ी पाई गई। देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी लगातार चुनाव हार रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में अगर सबसे कोई फेलियर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी उनकी बार बार लॉन्चिंग करती है और लॉन्चिंग फेल हो जाती है। तो अब जो फेलियर आदमी है तो वो क्या करता है, वो स्वयं के ऊपर कभी आकलन नहीं करता है, अपना आत्ममंथन नहीं करता कि उनके फेल होने का कारण क्या है, वो आरोप लगाते हैं। तो संविधान की जहाँ तक बात है, आप सब लोग जानते हैं कि संविधान का मखौल तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उड़ाया। 1975 में आपातकाल किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी ने लगाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिन्होंने संविधान लिखा, उनको भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जब महापरिनिर्वाण दिवस हुआ, तो उस दिन जब उनकी देहांत हुआ, तो दिल्ली में ये था कि उनका एक स्थान दिया जाए उनको, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हो। वो कांग्रेस ने उनको नहीं दिया। वो हवाई जहाज़ से उनको मुंबई ले जाया गया। कांग्रेस ने सरकारी जहाज भी नहीं दिया, प्राइवेट से ले गए, तो उसका बिल भी डॉक्टर साहब अंबेडकर जी की धर्मपत्नी जी को भेज दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 5 स्थान हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली और लंदन में जाके पढ़े, तो और जहाँ उनका मृत्यु हुई, देहांत हुआ उनका दिल्ली में। आज 5 स्थानों पर पंचतीर्थ स्मारक बड़े से बड़े कांग्रेस ने 60 साल के शासनकाल में कभी नहीं किए। आज वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भव्यता के साथ वो बनवा चुके हैं और लंदन वाली जगह तो खरीद भी ली है हमारी सरकार ने। तो मखौल उड़ाने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया। गरीबी हटाओ के नारे लगाए, कभी गरीबी नहीं हटाई। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भ्रम फैलाने की राजनीति की है। देश की जनता अब समझ चुकी है। अब उनका भ्रम आपने देखा, हरियाणा से लेके दिल्ली से लेके सब जगह समाप्त हुआ है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के चुनाव हुए, चाहे हमारे राजस्थान के चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, चाहे अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। पार्लियामेंट में बड़ी तेज़ी से इन्होंने संविधान के बारे में नेगेटिव चर्चा की, आरक्षण खत्म होने का भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब देश की जनता समझ गई है। दिल्ली में भी आप जीते हैं? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
भारत विकसित बने, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गति शक्ति अभियान के अंतर्गत पूरे देश को अलग अलग सेक्टरों में जो बढ़ने का काम हो रहा है, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी लोग बीजेपी के साथ हैं। बाकी के दल एक परिवार के हैं या एक बिरादरी की चिंता करते हैं। मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों की चिंता करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। हाँ, सरकार बनेगी। चुनाव है। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बिहार में भी एनडीए की फिर सरकार बनेगी। हरियाणा में जहाँ आप बैठे हैं, आप तीसरी बार हैट्रिक लगाई, मतलब बीजेपी में। नायब सिंह सरकार के कामकाज को किस प्रकार देखें? देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, ज़मीनी हकीकत को समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उनका लोगों से मिलना, नई योजनाएं लाना, लोगों के लिए काम करना, तो उनकी प्रशंसा तो मोदी जी भी कर रहे हैं, सैनी जी की प्रशंसा तो गृहमंत्री अमित शाह जी भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज सभी जनता बहुत खुश है। नहीं तो लोगों में चर्चा थी कि भाई कांग्रेस से कैसी मुक्ति बने, और विशेषकर एक परिवार से लोग मुक्ति चाहते थे। तो इसलिए क्या है कि सबको साथ लेके चलने का एक अलग आनंद है। और भारतीय जनता पार्टी तो न किसी जाति की पार्टी है, न किसी बिरादरी की पार्टी है, न किसी गोत्र की पार्टी है, सबकी है। हम सबकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल ये है कि राणा सांगा के बारे में बयान दिया था सपा सांसद सुमन ने, सबसे ज़्यादा कटघरे में आपने खड़ा किया उनको, क्या कहेंगे? देखिए, कटघरे में तो वो स्वयं खड़े हुए, मैंने नहीं किया। मैंने तो ये कहा था कि महाराणा सांगा वो हमारे महापुरुष हैं। महाराणा सांगा जी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बाबर को पहले हराया भी था, बयाना के युद्ध में हराया था। तो उस समय तोप से लड़ाई लड़ी गई बाबर के द्वारा, और राणा सांगा जी पर तलवार और अन्य प्रकार के जो सिस्टम उस समय हथियारों के होते थे वो होते थे। तो कुछ कारणों से उस समय राणा सांगा मूर्छित हो गए थे। तो उनके ऊपर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और राणा सांगा जी कोई ये कहें कि केवल राजपूत समाज तक सीमित थे, ऐसा नहीं है जी। राजपूत समाज में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो लड़े देश के लिए। और उस समय महाराणा सांगा जी का साथ उस समय के सब लोगों ने दिया होता, और कुछ उनके साथ धोखेबाजियाँ नहीं हुई होती, तो बाबर इस देश में नहीं आता। और बाबर इस देश में नहीं आता तो मुगलों के हम अधीन नहीं होते, न मुगलों के अधीन होते, न आने वाले समय में अंग्रेज़ों के अधीन होते। तो इसलिए क्या है कि समाजवादी पार्टी, उनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। जातियों में विद्वेष पैदा करना, आपस में लड़वाने की कोशिश करना, तो एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत समाजवादी पार्टी ने वो जानबूझकर अपने सांसद से राज्यसभा में बयान दिलाया। और कोई भी व्यक्ति अगर चूक कर देता है तो वो समाज से माफ़ी मांगने में, देश से माफ़ी मांगने में देर नहीं करता। क्यों नहीं मांगी? उसका कारण यह है कि वो समाज को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत चतुर है, सब लोग समझदार हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो जनता मोटिव को समझ गई है। और मैं धन्यवाद दूंगा देश भर के सभी नौजवानों को भी कि उन्होंने राणा सांगा जी के स्वाभिमान में अपने आप को वो आगे लेके आए। और एक महापुरुष का जो सम्मान होना चाहिए देश के अंदर, वो सम्मान जारी है। और मैंने तय भी किया है कि जो खानुओं का मैदान है, वो लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, जहाँ से मैं जनता ने सांसद चुन के भेजा हूँ सेवा करने के लिए, तो महाराणा सांगा जी की प्रतिमा हम लोग लगा रहे हैं आने वाले समय में, स्थान चयन करके सीकरी के पास। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी जानबूझ के ये बयान दिया था, इसलिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी।